कई लोगों को लगता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाते, अगर उनके दिल में कोई बात होती है, कोई गिला शिकवा होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को एक्सप्रेस करना। एंड ऑन द अदर हैंड इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स, उनकी कम्युनिकेशन में बहुत गैप आता जाता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरी तरफ कई लोग कोशिश करके भी चुप नहीं रह पाते, उनका दिल चाहता है कि यार काश मैं इन बातों को इग्नोर कर दूँ, इस पर रिएक्ट ना करूँ, लेकिन आदत और फितरत से मजबूर दे हैव टू से समथिंग। तो क्या चुप रहने के सर्टन सर्कमस्टांसेस में नुकसानात होते हैं, या चुप रहकर कई बड़े नुकसानात, कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है, एंड देयरफॉर ये बहुत बेनिफिशियल है? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हानिया काज़मी हमारे साथ हैं, हु इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया हानिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ईमान लखानी, who is a creative person doing a wonderful कई ऐसी चीज़ें जो थेरेप्यूटिक है, and actually she lets you express yourself with साइलेंस। यानी आप अगर बातों के बजाय अपने काम पे ध्यान दें, अपनी स्किल पे ध्यान दें, रंगों पे ध्यान दें, सो अ लॉट मोर कैन बी सेड एंड एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच ईमान फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अली, हु इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ राइटर। थैंक यू सो मच आदिल फॉर बीइंग हियर। आदिल, आपका तो काम ही लफ्ज़ों के साथ खेलना और बात करना है, लेकिन खामोशी और चुप रहना, इसके आपके लिए क्या मायने हैं? देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इनवाइट किया, एंड इट्स अमेजिंग टॉपिक टू शेयर। कहते हैं कि अभी एक चुप सो सुख, बट आई डोंट एग्री विद दिस कि अगर आप चुप रहेंगे तो आप सुख कैसे पाएंगे। इट्स ऑफन सेड कि आप खामोशी से गुजारा करें, बर्दाश्त करें, बट हर जगह ना तो खामोश रहा जा सकता है, ना ही हर जगह बात की जा सकती है। इट्स बैलेंस बिटवीन दी एक्सप्रेशन एंड नॉन एक्सप्रेशन। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और कहाँ चुप रहना है, कितना चुप रहना है और क्यों चुप रहना है। बेसिकली ये सब चीज़ें अगर आप ये देखें कि खामोशी के नुकसान और अगर इसको पहले हम वहाँ पे चले जाएं कि जी पहले ज़माने की, यानी जो पुरानी हमारी क्लासिक विंटेज मूवीज़ हैं, उसमें आप अक्सर देखेंगे कि खामोशी को रज़ामंदी का नाम दिया जाता था, या खामोशी को रीड करने की कोशिश की जाती थी। क्या हम उस रोमांटिक, उस फिलोसॉफिकल टाइम से बहुत आगे आ गए? नहीं, दुनिया प्रैक्टिकल हो गई है। रज़ामंदी को आज के दौर में आप उसका कहते हैं इनकार भी समझ सकते हैं, उसको हाँ भी समझ सकते हैं। तो वी सही। शुड हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। जी। देखिए, हमारा मुआशरा जिस वजह से ज़ब्बू हाली का शिकार है, टू बी ऑनेस्ट आई कैन से कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में गैप्स हैं। सही। हम नॉन एक्सप्रेसिव लोग हैं और हम ओवर एक्सप्रेसिव लोग हैं। दो चीज़ें हमारे पास बीच में कम्युनिकेशन जो मीडियम्स हैं वो इतने वीक हैं कि बिल्कुल। हम या तो ओवर एक्सप्रेस कर जाते हैं या फिर हम अंडर एक्सप्रेस कर जाते हैं। जहाँ तक जितना कम्युनिकेट करना चाहिए उतना हम कर नहीं पाते। अच्छा, ख़ास तौर पे अगर ईमान बात की जाए लड़कियों की, तो लड़कियों को ख़ास तौर पे एडोलेसेंस में, टीनेज में, जब वो किसी बात पे रिटेलिएट करना चाहती हैं, किसी बात पे गुस्सा आता है, हम क्यों सुनते हैं कि चुप रहो, ऐसे नहीं बोलते, बड़ों को नहीं बात करते? क्योंकि लड़कियों के ऊपर काफ़ी रिग्रेसिव किस्म की पाबंदियाँ लगती हैं, और लड़कियों की तालीम, लड़कियों की तरबियत, लड़कियों के छोटे बड़े जो डिसीजंस होते हैं, उसमें ऐसा लगता है हर एक ने कुछ ना कुछ बोलना होता है। सो why is a girl always advised to be quiet? आई रियली थिंक बिकॉज यहाँ पे इन सिचुएशन में स्पेशली हमारी सोसाइटी में एज वेल, मुझे लगता है साइलेंस को एज अ वेपन यूज़ किया जाता है लड़कियों के लिए। क्योंकि कन्वीनियंस पे यूज़ होता है कि चुप रहोगी। सबसे बड़ी बात जहाँ पे आती है, चुप रहना इज़ इक्वल्स टू सब्र। कि बोलते हैं कि तुम्हारा चुप रहना इज़ इक्वल्स टू सब्र, और तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा बाद में, या ये तुम्हारे बात, लिए फ़ायदेमंद होगा बाद हाँ, में। ये वो बाद बात आती कब नहीं है? है। नहीं, वो हाँ, मैं वही बात, पूछना चाहती थी कि ये बात लेटर स्टेज इन लाइफ, आफ्टर लाइफ, काफ़ी वो ये बोलते एम्बिगुअस हैं है। कि बेसिकली अगर लड़कियों को ये सिखाया जाता है, अगर आप चुप रहोगे तो दूसरा भी चुप हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी आप अपने आप को काम डाउन कर लो, आप नहीं बोलो। तुम नहीं बोलो तो दूसरा तुम्हारे समझ जाएगा, या इट्स एक्सपेक्टेशन ये सिखाई जाती है कि आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बस आप चुप रह जाए। एंड ऑल्सो जहाँ ख़वातीन और तो कुछ नहीं कर पा रही हैं, इफ़ शी इज़ एक्सप्रेसिंग, असर्टिंग, और ठीक है वही आदिल वाली बात के बहुत बेहतरीन तरीके नहीं हैं, मे बी गुस्से में एक्सप्रेस कर रही है, मे बी अल्फाज का जो इंतखाब है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है हानिया, जैसे मारपीट हो जाए, तो अक्सर उसमें भी हम देख रहे होते हैं कि विक्टिम शेमिंग यही है कि अगर चुप रहती तो अवॉइड कर सकती थी, यानी चुप हो जाती तो ये होता ही नहीं।
बिल्कुल ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है, मेल शॉविनिज़्म इतना बढ़ गया है कि हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितनी आसपास के और लोगों को ज़्यादा होता है। हाँ। कि अगर बोलते हैं तो बात वही एस्केलेट हो जाता है मामला, तुम चुप क्यों नहीं हुई, तुम चुप हो जाती तो वो हाथ नहीं उठाता, तुम चुप रहती तो उसका गुस्सा नहीं बढ़ता। ये चीज़ क्योंकि हमारी सोसाइटी में है, और अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इसमें ऐसा फील होता है कि मर्दों को ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसपास की जो ख़वातीन हैं, तो मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी का भी को बनाने वाली भी मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन आप जो ही कहना हैं। चाह रहे हो कि इंटरजेनरेशनल भी मसला बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसा यानी है। जैसे पहले जनरेशन की अगर ख़वातीन खामोश हो जाती थी, तो आज की ख़वातीन ज़्यादा दराज ज़बान की या बदतमीज़ तसव्वुर की जाती हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। दे वॉइस कंसर्न्स जो आमतौर पे शायद पिछली जनरेशन चुप रहती थी। लेकिन मुझे एक बात बताएं हानिया, एंड इन योर प्रैक्टिस, ये जो अभी ईमान ने बात की कि चुप रहोगी तो इसका फ़ायदा आगे जाकर होगा, आपकी क्लाइंटेल में ख़ास तौर पे जो ओल्डर ख़वातीन हैं जिन्होंने ये नसीहत आजमाई, बहुत अरसे तक चुप रहीं, कोई फ़ायदा हुआ उनको? फ़ायदा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन रिजेंटमेंट इतनी बढ़ गई कि वो जब एक सर्टेन एज पे पहुँच गई हैं तो वो इतनी बिटर हो गई हैं कि अब उनकी वो जो बिटरनेस है ना, वो आगे आने वाली जनरेशन पे निकल रही है। फ़ायदा ऐसा है, फ़ायदा तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली हम अंदर रखेंगे बात, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो बढ़ते 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 वो करवाहट इतनी बढ़ गई कि वो एक ऐसी सास या ऐसी रेसिप्रोकेट कर रही हैं वो आगे आने वाली जनरेशन एक को। ट्रॉमा साइकिल चल रहा है। बिल्कुल, और ऐसा कहा जाता है कि हमने भी तो बर्दाश्त किया, तुम भी कर लो। हमारे साथ भी तो ये होता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि ह्यूमन माइंड ये कनेक्शंस नहीं कर पा रहा कि अगर मैंने बर्दाश्त किया था और मुझे बुरा लगा था उस वक्त, why am I dishing out the same discomfort to someone else? एग्जैक्टली इसका अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ पढ़ी थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, कि जो लोग किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, किसी तकलीफ से गुजरते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, उस ट्रॉमा को रिपीट करते हैं कि हमारे साथ हुआ था तो हम यही करेंगे आगे। लेकिन कुछ लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो उससे सीख के वो आगे वो चीज़ नहीं करना चाहते कि हम इस चीज़ से गुजरे हैं तो आगे कोई हमारी वजह से इस चीज़ पे ना गुजरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की परसेंटेज अभी काफ़ी कम है। और ईमान, आप क्या कहोगी कि आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां हैं जिनको बारे में ये कहा जाता है ओ दे वेरी टेम्परामेंटल, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, कम बोलना चाहिए, इस बात में ज़बान मत लड़ाओ एट्सेट्रा, हाउ इज़ द यंगर जनरेशन रिस्पॉन्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस? सिस्टर, द फनी थिंग इज कि आजकल डायरेक्ट कम्युनिकेशन को तेज़ी समझा जाता है। वाओ। एनी गर्ल हु इज डायरेक्ट अबाउट व्हाट शी वांट्स, मतलब वो पहले से बता देगी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, या इन अ मैरिज या इन अ जॉब, एनीथिंग, तो बोलते हैं ये बहुत तेज़ है। सिंपली बिकॉज शी इज जस्ट डायरेक्ट कि मुझे ये चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बता दो पहले से। और वोकल है, उसको अपनी नीड्स का भी अंदाजा है, एंड शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ आस्किंग फॉर इट कि भाई मुझे ये सहूलतें चाहिए होंगी, इतना हक महर चाहिए होगा, ये सिक्योरिटी चाहिए, मैं काम करना चाहती हूँ एट्सेट्रा। तो लोग पहले समझते हैं इन बातों में बोलना पहले नहीं। समझा जाता था कि नहीं, ये सब बातें तो बाद में, तुम हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, ये आप लोग बाद में डिसाइड कर लेना। बट शादी के बाद आप डिसाइड करोगे देन आप लॉस पे हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं आपकी अगर वो डिसएग्री करेगा तो फिर आप है। क्या करोगे। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर पहले ये बताया जाता था कि अब यही बात है, फ़ायदा एक्चुअली होता क्या है। पुराने ख्यालात की औरतों के हिसाब से या ऑल्सो आदमियों के हिसाब से फ़ायदा ये होता था कि शादी चल गई, या फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल सिचुएशन में देख लो तो जॉब आपकी चल ही रही है 20 साल से, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, एट द कॉस्ट ऑफ योर एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। एग्जैक्टली। आप एक डब्बे में एक जगह फंस गए हैं। लेकिन आई वांट टू पिक ऑन दिस एडवांटेज। आदिल, आपने क्या नोटिस किया है कि अभी भी देखें हमारे मुल्क में बेशतर शादियां अरेंज मैरिजेस हैं कि जिसमें वो बाकायदा अनजान लोग हैं या चलो जानते भी हैं थोड़ा बहुत, तो बाकायदा एक सिटिंग होती है। उन गैदरिंग्स में लड़की का बोलना या अपने आप को एक्सप्रेस करना या इवन जोवियल होना, ये आज भी मायूब क्यों समझा जाता है? देखिए, ये इसको आप ना, आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, मुझे लोग आदिल ब्लंट कहते हैं। व्हाट आई राइट इज़ एक्चुअली टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल राइटिंग। मतलब मैं आदिलियात तो कहता हूँ, दरबार तलखियात। जो मुआशरा नहीं लिखता वो मैं लिखता हूँ। मेरी किताब में जो भी चीज़ें हकीकत होती हैं, ये मुआशरा बेसिकली बहुत शदीद मुनाफिक मुआशरा। इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल और शादी एंड कल्चर समथिंग। आपके यहाँ ना एक डोमिनेंस है, आप चाहते हो कि मैं सुपीरियर हूँ, सामने वाला इन्फीरियर है। इधर इट्स मैरिज, इधर इट्स इन लॉज, पेरेंट्स, इधर इट्स बॉस और प्रोफेशनल एटीट्यूड। सामने वाला जब बात कर रहा है तो यू ओनली एक्सपेक्ट टू लिसन। देयर इज इंसिडेंट दैट आई रिमेंबर, आई हैड माय फर्स्ट जॉब एज अ टीचर इन 2008।
एक प्रिंसिपल साहिबा ने एक मीटिंग कॉल की, आई वाज ओनली मेल टीचर विद अ बॉय, 2008 की बात है। तो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग कॉल की। मीटिंग का मतलब है कि आपने मुश्तरका बाहमी गुफ्तगू करनी है, एक दूसरे से पूछना है कि वो एक मीटिंग चल रही है, वो बोले जा रही है, और मैं शुरू से चूँकि स्टूडेंट फेडरेशन से पॉलिटिक्स से आ रहा हूँ, तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग ओवर देयर। उन्होंने मुझे अलग से बुला के कहा कि आपने मीटिंग में क्या किया? मैंने क्या किया? बोले आपने, मैं बात कर रही थी, आपने बीच में क्वेश्चन रेस किया। मैंने कहा तो मैम आपने मीटिंग कॉल की थी। बोला नहीं, मीटिंग का मतलब है कि मैं बात कर रही थी, आपको सुनना चाहिए। मैंने कहा नहीं सॉरी, ये मीटिंग तो नहीं होगी। तो आई रिजाइन देन एंड देयर। देखिए आपके जो बॉसेस हैं वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ओनली सुने, एंड यू नीड टू बी ओनली अ गुड लिसनर अनलेस यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। शादी का जहाँ तक आपने बात की ना कि शादी, अच्छा मैं पहले एक चीज़ बात करूँ, आपने आखिरी स्पीकर के बाद ना बहुत कुछ जमा हो जाता है, और मैं अक्सर यूजुअली शोज में मैंने यही वैसे करता हूँ। शुरुआत आपसे की थी, आप नहीं पहले वो स्पीकर एक्चुअली थे। राउंड हो रहा है, तो मैं, आपने बात की सब्र की कि हमें सब्र का फल क्या मिलता है। वैसे हम ना बहुत शदीद मजहबी किस्म के लोग हैं, और मज़हब को हम बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं माजरत के साथ। हम मुझ पे इस पे ऑलरेडी मैं बहुत कुछ फेस कर चुका हूँ, बट हमने लेमैन एटीट्यूड की तरह मज़हब को अपना हथियार बना दिया कि जहाँ पे हमने जुल्म बर्दाश्त करना है, ज़्यादती बर्दाश्त करनी है, वहाँ हम कहते हैं भाई इसका सब्र तुम्हें आखिरत में मिलेगा, तुम्हें इसका सब्र का अजर तुम्हें सवाब की सूरत में मिलेगा, तुम्हारी नेकियाँ बढ़ेंगी, खामोश रहो, तुम्हें खामोश रहने पे भी तुम्हें सवाब मिलेगा। नहीं, लेकिन इसमें लेकिन एक दिलजोई का एस्पेक्ट भी तो है ना, नहीं, उनके साथ जो हेल्पलेस हैं, जो दिलजोई, आवाज उठाकर भी क्या कर सकते देखिए हैं। दिलजोई का एक्सपेक्ट एक है, लेकिन ज़िंदगी आपके पास एक ही है। ज़िंदगी में आपने 20-22 साल की उम्र में आपने शादी की, Adil, अगले what 20 you साल आपने are वायलेंस referring बर्दाश्त to, किया। नहीं, what you are referring to is a, you know, is a state where yes, जो माशरे की बुराइयां हैं उनको आप एड्रेस करें, उनको आप कन्फ्रंट करें, लेकिन not every confrontation has to be violent, right? देखिए आपने सिंपल है कि आपकी 20-22 साल की ज़िंदगी के बाद आपका एक रिलेशन डेवलप हुआ, अगले 20-22 साल आपने सेक्रीफाइस करते गुजार दिए, बट आपने अदर दी हैंड देखा कि जो बंदा ढीठ है, जिस पे किसी बात का असर नहीं होता, किसी की बात में नहीं आता, और वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा, एक By the और time- बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपकी बात से मेरे जहन में आ रही है कि अक्सर आप ख़वातीन को देखें घर में, बहुत एक कोई कैरेक्टर होता है जो बहुत बड़बड़ाता रहता है, और उससे जब पूछा जाए कि भाई अगर किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही, तुम इतना बोल क्यों रहे हो, तुम इतना गुस्सा क्यों एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कहते हैं मैं इनको एहसास दिला रहा हूँ। उसने खुद ही अपनी एक जिम्मेदारी अज्यूम कर ली है कि इनको एहसास दिलाना, इनके ज़मीर को बेदार करना, ये मेरा काम है कि देखो ये कोई नहीं कर पा रहे, मैं आई विल डू दैट। बट वील टॉक अबाउट दैट एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिदा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे? फिदरती अर्ज कर रहा हूँ जी सर। ये फिदरा खामोशी के दो पहलू निकलते हैं। जी। एक तो खामोशी नीम रजामंदी में शामिल हो जाती है, एक खामोशी होती है कि अपनी बात को मनवाने का तरीक़ेकार होता है। लेकिन यहाँ पर तरीक़ेकार कौन सा होता है? अगर आप पे कोई जुल्म कर रहा है और आपने खामोशी इख्तियार कर ली, तो वो ये नहीं समझेगा इसने खामोशी इसलिए की है कि हम इस पर जुल्म कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में वो और बढ़ जाता है। तो वहाँ खामोशी को तोड़ना चाहिए और हुकूक की बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का। खामोशी का मतलब नीम रजामंदी, क्या ये आज के माशरे में, आज की सिचुएशंस पे अप्लाई होता है या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। क्या कहेंगे हानिया, नीम रजामंदी यानी अक्सर आप देखें अचानक से कोई चीज़ हो गई है, इट्स शॉकिंग, एक ख़ानदान में ही किसी ने बेटी का रिश्ता डाल दिया है, एंड यू लाइक, यू नो, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब रिश्ता ऐसा है कि हम उनको फौरी तौर पे ना भी नहीं कर सकते। अजम्पशन ये कर ली जाए कि जी खामोशी का मतलब नीम रजामंदी। बिल्कुल ऐसे। कैसे करेक्ट करें इसको अगेन कम्युनिकेशन से ही करेक्ट करें। असल में होता अक्सर ये है कि रिलेशनशिप्स में मोस्टली जब कोई पार्टनर बिल्कुल खामोश रहता है ना, तो वो ऐसा होता है कि इसलिए भी खामोशी होती है क्योंकि उनको ये पता है कि अभी कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो टाइमली खामोशी। फॉर एग्जांपल ये जैसे रिश्ते की आपने बात की, उसमें भी क्योंकि हमें बोलना चाहिए, स्पेशली लड़की की खामोशी तो वाकई रजामंदी में ही शुमार की जाती है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट, जो हमारी लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट शायद करना पड़ता है, स्पेशली कि अपने मुंह से कैसे बोलूं। एग्जैक्टली, जब ये शादी इस तरह की बात आती है, तुम बोलोगी तो ये तो बेशर्मी हो जाएगी, और लड़कियां ऐसे मामले में नहीं बोलती, बड़े ही डिसीजन लेते हैं। और राइट्स में भी वो निकाह के टाइम जो राइट्स की बात होती है, उसमें जैसे कुछ लड़कियां अब अवेयरनेस की वजह से बोलने लगी हैं, तो वो भी बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि अब तुम हर बात में बोलोगी क्या? ऐसा तो नहीं होता, ये भी चीज़। दूसरा, रिलेशनशिप में एक खामोशी, कुछ पार्टनर्स खामोश हो जाते हैं ओवर द टाइम पीरियड। उसकी रीज़न ये भी होती है कि अगले बंदे से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अगेन जैसे उन्होंने कहा कि फ़ायदा होता है कि शादी चल गई या जॉब चल गई, तो चीज़ें कुछ ड्रैग करने में खामोशी का एक अच्छा रोल भी होता है कि व्हेन द टाइम कम्स, देन अगर खामोशी टाइम पर तोड़ी जाए तो उसका शायद ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन देखिए, प्रोटोकॉल और पावरलेसनेस भी तो है ना? बिल्कुल। आपको पता है कि एक जॉब के लिए आप कट आउट नहीं है, या आपके पास वो वसाइल, वो अथॉरिटी, वो रिसोर्सेज नहीं है आदिल, लेकिन जिस वक्त एक भरे बोर्ड रूम में एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर को वो काम सौंपा जा रहा है,
वो अपनी झिझक कैसे मिटाए, वो कैसे कहे कि जी मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा जो आपने अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस या अनरियलिस्टिक रिसोर्सेज दी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ही कोई तरीका निकालने की कोशिश करता है ना कि यार मैं खामोशी से जाके अपने लाइन मैनेजर को समझाऊंगा, इस पूरे भरे मजमे के सामने बात ना करूं, खामोशी से कर लूं। क्या ये करना सही है? देखिए राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ ईयर, हम नेक्स्ट ईयर को प्लान कर रहे हैं फिजिकल। ये वो डिस्कशन है जो आजकल गोइंग ऑन गोइंग है। देखिए एक बंदा जब एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आता है ना, जिसको टारगेट असाइन किए जा सके, तो वो डाउन द रोड 10-15 साल का एक्सपीरियंस गुजार के आ चुका होता है। सही। अगर 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये एक्सप्रेस करने का कैपेबल नहीं है कि सर दिस इज गोइंग टू हैपन एंड सॉरी दिस कैन नॉट बी डन, अनरियलिस्टिक चीज़ों को अगर वो देन एंड देयर किल नहीं करता, तो वो कहते हैं ना कि उसकी खामोशी उस वक्त की रजामंदी तस्वर की जाए कि बीओडी के 4 डायरेक्टर्स के सामने, एक एमडी के सामने, एक सीईओ के सामने यू आर साइलेंट एंड यू आर ओके विद दिस। अगर तुम्हें कोई कंसर्न्स थे तो यू शुड हैव रेज्ड ओवर देयर, तो वरना ये चीज़ उस पर बाद में जाके वो पर्सनली सीईओ के रूम में जाएगा, एमडी के रूम में जाएगा, 1-on-1 बीओडी को टच करेगा, तो बोलेंगे तुम वहाँ पे क्यों नहीं बोले। लेकिन अगर वहाँ पे बोलता तो फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन इनके लिए होती कि बेअदबी है। लेकिन ये सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, बट देखिए बात करने का प्रोटोकॉल है। अगेन आई वुड एम्फसाइज द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड इनिशियल, कि आपको कहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, एंड होम यू आर एड्रेसिंग टू। अब मैं आपसे कह सकता हूँ ठीक है ओके सदा यू आर राइट, बट सी आप और मैं आर्गुमेंट कर रहे हैं ना, ये आर्गुमेंट है, इसमें कोई बेअदबी भी नहीं है, कोई बदतमीजी भी नहीं, और आपको इससे कोई ये भी नहीं कह सकते कि कल इसको फायर बैक करेगा। मुझे अंदाजा है कि मैं इस वक्त किस फोरम पे बैठा हूँ, इसकी ये नज़ाकत क्या है, और मुझे ये पता है कि मुझे इसकी बात कैसे करनी है। अच्छा, जहाँ हम कहते हैं ना, आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी जब शुरू में आपने कहा कि एक चुप 100 सुख, इस थिंकिंग को, इस मुहावरे को या इसके पीछे छुपा हुआ जो फ़लसफ़ा है उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ईमान, कई लोग खामोशी को, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, वेपन के तौर पे यूज़ करते हैं व्हेन द अदर पर्सन इज़ वांटिंग आंसर्स। यानी आप देखो कई ऐसी सिचुएशंस होती है लोगों को पनिश करने के लिए उनसे बात करना लोग बंद कर देते हैं। सो वहाँ तो एक खामोशी 100 सुख नहीं है, वहाँ पे तो इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ वेपन टू पनिश अनदर पर्सन। इज दैट राइट? हम अगेन खामोशी इज सो वे कि आप कुछ भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ये बात आती है कि जब तक कोई आप सिचुएशंस में फॉर एग्जांपल लोग अपने फ़ायदे की चीज़ ही ढूंढेंगे। तो अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई चुप हो गया है या आपके सामने कोई चुप हो गया है, तो आप उसको हर अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरह इंटरप्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को कुछ अपना डिसीजन बताया कि हम ये करेंगे और उसने कुछ नहीं बोला, तो आप बोलोगे ठीक है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आप नहीं, मैं तो नाराज़गी की बात कर रही हूँ। अगर आपकी आपस में नाराज़गी होगी, नाउ यू वांट टू टॉक इट आउट, कि लड़ो झगड़ो, बताओ क्या मसला है, लेकिन कोई खामोश रूठ के बैठा हुआ है, तो उसमें ये इसमें ये भी बात आती है कि बहुत टाइम्स अगर आपकी कोई लड़ाई हुई है किसी से और दूसरा इंसान आपसे नहीं लड़ा, या अब उनके दिमाग में वो रूठ के बैठा है, आपके दिमाग में होगा कि उनको कोई मसला नहीं है क्योंकि उसने कुछ बोला। दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। लेट मी ब्रिंग दिस टू हानिया। हानिया, हस्बैंड्स अक्सर कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, लाइक आप घर आके बताएं एनीथिंग, यू नो, किड्स, वाइफ, व्हाटएवर, आपके उसकी ऑर्बिट में कुछ भी चल रहा है, एंड यू वांट टू टॉक इट आउट विद योर पार्टनर एंड द पार्टनर इज जस्ट गिविंग यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट, क्या किया जाए? ये साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर की तरफ से भी, और ये हम पेरेंट्स बहुत यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुमने ये किया मैं बात नहीं करूँगी। साइलेंट ट्रीटमेंट का एक तो बहुत गैप मज़ीद बढ़ जाता है, दूसरा हम क्योंकि उस वक्त गुस्से में, इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वी जस्ट वांट द अदर पार्टी टू सफ़र। हमें पता है कि हमारी खामोशी से इम्पैक्ट पड़ेगा, ऊपर से वो थोड़ा टॉर्चर होंगे, तो जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हमारा यही होता है कि अगले बंदे को सबक सिखाऊंगा मैं खामोशी से। साइलेंट ट्रीटमेंट, लंबे लंबे अरसे तक खामोशी, इज दैट इमोशनल अब्यूज? Yes, I would say it is an emotional abuse, because when a partner wants that, talk it out, solve करते हैं, ख़त्म करते हैं, और आपकी हिस्ट्री भी रही है कि आपने बात की है तो मामला सॉल्व हुआ है। अगर ऐसा रिलेशनशिप है आपका and then you go for silent treatment, then I would say yes. Okay. एक कॉलर हमारे साथ है, then I'm going to bring this one to Adil as well. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आप आज जिस पे बात हो रही है, कि जो एक सेइंग है मशहूर कि यू हैव 2 ears and 1 mouth, सो लिसन मोर एंड स्पीक लेस। तो ये बड़ा बैलेंस है अगर इसको लेके बंदा चले। लेकिन देखिए खामोशी 2 तरह की होती है। एक तो होता है ना खुद से बंदा इंटेलिजेंटली खामोश हो जाए कि बहुत टॉकटिव नहीं होना चाहिए,
लेकिन एक खामोशी होती है कि आप किसी की वजह से खामोश हो गए, वो थोड़ी सी खतरनाक है। उसमें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कभी बंदा थोड़ा रिलैक्स हो कि अपने आप से बात करे, अपने आप को आप मुखातब करना शुरू कर दें, तो वो थोड़ा बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक जो थोड़ी सी मुआशरे में हमारे आजकल है कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है और वो खामोश हो गया आपकी वजह से, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। उसके से बात करना, उसे जस्टिफाई करना बड़ा जरूरी हो जाता है। किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके आदिल से भी गुफ्तगू शुरू करेंगे। और कई दफ़ा ये भी होता है कि कई लोग जो आपसे अपॉलजी या माजरत एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चेंज बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी रिक्वेस्ट को या उनके उठाए हुए सवालात को कभी एड्रेस ही ना करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जितने लोग कम्युनिकेशन में थोड़ा घबराते हैं ना, उनके साथ ये भी होता है कि उनको लगता है कि अच्छा मैंने अगर बहुत अरसे तक इस सवाल को अवॉइड कर लिया ना, तो अगला बंदा ये मुझसे सवाल करना ही छोड़ देगा, बिकॉज आपके पास कोई जवाब नहीं होता या वो जवाब उस मर्जी का नहीं होता जिसके बाद आपको लगे कि यार थिंग्स विल गेट वर्स। और हम बात कर रहे हैं एक खामोशी जो आपके लिए कभी राहत का बायस भी बन सकती है, लेकिन हो सकता है ये आपके और आपके रिश्ते के लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाए। आदिल, आप क्या समझते हैं कि मर्द हजरात को अक्सर ये एक्यूज़ किया जाता है कि जिन सवालात का वो जवाब नहीं देना चाहते या मुश्किल जवाब होता है उस पर वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्या ये दुरुस्त बात है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मर्द हजरात जो हैं वो अपनी डोमिनेंस से नीचे नहीं आते, तो उनको तो लगता है कि बोलने का अख्तियार सिर्फ उन्हीं को है। जहाँ तक बात हो रही थी कि खामोशी को एज अ वेपन यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि माशरे को ना थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। अब अगर कोई किसी को धमकी देता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी या मैं नाराज़ हो जाऊँगी, या कोई मर्द कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो हमें सोचना चाहिए कि उसका बात न करना मेरी सेहत पे कब तक कहाँ तक असरअंदाज हो सकता है। We need to be a little mature on this. अच्छा, आपको लगता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास ये सलाहियत भी होती है, जैसे हम कहते हैं ना, अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि भाई अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एक हद तक आवाज़ उठा सकते हैं, फिर जैसे हमारे भाषा में कहा जाता है खामोश करवा दिया गया, या यू बीइंग गैग्ड। I can share the real time experiences with this because I'm in the journalism since 2010. मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस खुद एक्सपीरियंस किए और लास्टली चंद हफ्ते पहले भी किया है कुछ लिखने पे। तो देखें, ताकतवर के पास हमेशा ये रॉयल्टी है कि वो आपकी आवाज़ को दबा सकता है, लेकिन एक पोटेंशियल आवाज़ को कभी भी कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। इधर इट्स कॉर्पोरेट सिस्टम, इधर इट्स फैमिली सिस्टम, इधर इट्स पॉलिटिक्स और वेयरएवर, जहाँ पे भी आपको लेकर बंदा ज़्यादा बोलता है, और एक तो होता है ज़्यादा बोलने वाला, बेतुका बोलने वाला, एक होता है सेंसेबल बोलने वाला। सेंसेबल बंदा आपके लिए हमेशा पोटेंशियल थ्रेट होता है। आप कभी भी नहीं चाहते कि वो बात करे, आप उसकी आवाज़ को हमेशा दबाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है बंदा तेज़ है, बंदा शार्प है, बंदा या बंदी जो भी XYZ तेज़ है, शार्प है। कोई भी एज अ मर्द अगर मैं सोचूं तो आई वुडंट एक्सपेक्ट, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, बट आई विश के मेरे साथ तो जो हो वो तो मुझसे भी चाह रहा था कि तो आई शुड बी फील प्राउड कि यार कुछ मुझसे बताए। लेकिन आपको लगता है हमारे माशरे में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तक हम तो चाहते ही यही कि हम पढ़ी लिखी लड़की को, पढ़ी लिखी औरत को हम तो उसको बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी मर्दाना जो रॉयल्टी है वो कहाँ जाएगी। हम इस मुआशरे, ये मुआशरा इल्ज़ाम का शिकार है। इस सिचुएशन को इस अवेयरनेस से कन्वर्ट करना चाहिए कि भाई देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन मेल फीमेल एंड एवरीथिंग। नो, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अगर हम खामोशी और आवाज़ उठाने को उस ज़ुमरे में ले जाएं कि जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो, पॉलिसी मेकिंग में कई आपके लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेल बनाए जाते हैं, हेल्पलाइंस बनाई जाती हैं, आपको कहा जाता है कि लॉज को बहुत आसान कर दिया गया है, आप अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हो। लेकिन फिर ये जो माशरती वैल्यूज़ हैं, जो आपका कल्चरल सिस्टम है, आपको आवाज़ उठाने नहीं देता। आपके अपने घर वाले आपको कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मारा भी है तो तुम क्या जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाओगी? तो ये जो खामोश करवा देने वाला कल्चर है, ईमान, ये तो नहीं बदल रहा? मेरे ख्याल से बदल सकता है, पोटेंशियल बहुत है और बदल रहा भी है। और बदलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कैसे बदले? बदलने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है कि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपके साथ जो हो रहा है, हाउ अनफेयर इट इज़। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं होगी, बिकॉज सबसे पहली बात ये आप किससे शेयर कर रहे हो अपनी चीज़ें। अगर आपको, या तो अगेन अगर आपको कोई चुप करा रहा है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, या फिर कोई आपको बोल रहा है कि ये क्या मतलब है, ये कैसे हुआ और कैसे होने दिया, चलो। तो आपका सपोर्ट सिस्टम, हानिया, आप भी अपने क्लाइंट्स में या जो लोग आपसे थेरेपी ले रहे हैं उसमें ये नोटिस करते हो कि अगर कोई शख्स अब्यूज्ड है तो जहाँ चुप कराने वाले मौजूद हैं वहीं हाथ पकड़ने वाले भी होंगे? ऐसा ही आपको सपोर्ट सिस्टम अपना खुद ही देखना होता है, क्योंकि फैमिली की तरफ से अगेन इज्जत और इन चीज़ों से होता है, लेकिन हमें एक तो माशरा इतना एडवांस हो गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हर किसी को हर चीज़ पता है, कौन से चैनल से हम हेल्प ले सकते हैं। अब तो शायद एनोनिमसली भी हम
अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम आप वहाँ बनाएं जहाँ आप अपलिफ्ट हों, क्योंकि दबाने वाले बहुत हैं, उठाने वाले बहुत कम होते हैं। बिल्कुल सही। तो आप वहाँ सपोर्ट सिस्टम बनाएं एंड यू हैव टू स्पीक अप नाउ, बिकॉज हम बोलते तो हैं बोलना चाहिए, और हम ही होते हैं तो चुप भी करा रहे होते हैं। अच्छा, और हम शायद इसमें इंतज़ार में होते हैं। कई दफ़ा आप ख़वातीन से सुने तो वो कहती हैं कि जी मैं बोलूँगी तब जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैं बोलूँगी जब मैं फाइनेंशियली एम्पावर हो जाऊँगी। तो हम खुद ही अपने उस चीज़ को, यानी ठीक है एक समझदारी होना एक अच्छी बात है, लेकिन हम डिले कर रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खौफ होता है बोलने से भी। तो अगर खामोशी का ये दायरा आपने तोड़ना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। कोई ये नहीं कह रहा कि ये आसान होगा या उसका आफ्टरमाथ नहीं होगा या उसके बाद आपको सर्कमस्टांसेस या मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन आपके दिल में ये सुकून ज़रूर होगा दैट यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ। सो लर्न टू वर्बलाइज, लर्न टू वोकलाइज। अपने घर में भी जो मौजूद ख़वातीन हैं, बेटियां हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाइए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें।